अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार का बजट आज प्रस्तुत हुआ, उसी के साथ ही शहर भर में इसके लिए अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कुछ ने यह बजट अपने पक्ष में, किसी ने विपक्ष में बताया और सभी लोगों ने यह देखा कि किसको इसमें फायदा मिल रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। बजट के प्रस्तुत होने के साथ ही शहर भर में लोगों की प्रतिक्रिया भी इस बजट पर आना शुरू हो गई। जहां कुछ लोगों ने इस बजट को संतोषप्रद बताया तो वहीं किसी ने इसकी आलोचना की। भाजपा और कांग्रेस ने इस बजट पर अपनी अपनी पार्टी लाइन के अनुसार प्रतिक्रिया दी। बजट को लेकर के जनता बहुत उत्साहित थी, जनता को बहुत अपेक्षाएं थी। इस बजट में हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कुछ नहीं कर पाए। ये बजट जनता के लिए नहीं है, ये बजट केवल सरकार चलाने के लिए है। न तो इसमें कोई महंगाई कम करने की तरफ कोई प्रोग्राम है, न रोजगार की तरफ प्रोग्राम है, न ग्रामीण विकास को लेकर के है, न किसानों की समस्याओं को पूरी तरह एड्रेस किया गया है। एमएसपी पे गोलमाल बात की गई है। इसी प्रकार से रेलवे ले लो, मेडिकल ले लो, एजुकेशन ले लो, सब में कुल मिलाकर के आईवाश किया है और सरकार ने कहीं स्पष्ट रूप से व्यवस्था नहीं करी है कि हम किसी प्रकार से देश की जनता को फ्री कोरोना वैक्सीन दे सकें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, वो जो एमएसएमई वाले जो छोटे व्यापारी हैं, लघु उद्यमी हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए जो कि होना चाहिए स्पष्ट वो मैप वो नहीं रहा। इनके तरफ से छूट जो लोग अपेक्षा करते थे, उसमें कोई ऐसा सरकार ने काम नहीं किया, उसे अप्रिशिएट किया जा सके। कुल मिलाकर के बजट में न तो दिशा है न गति है, केवल मात्र उन्होंने अपना जो सरकारी तंत्र का खर्चा है वो चलाने के लिए, जैसा अपने सोचते हैं कि एक वो बजट पास करते हैं उस तरह किया है। और शायद लगता है मुझे, यदि ये बाध्यता नहीं होती संविधान की तो सरकार इसके बिना काम कर रही। सरकार का ये बजट अच्छा है और इसमें सभी को राहत दी गई है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियों को थोड़ा अधिक राहत दी गई है। LIC का डिसइंगेजमेंट करेंगे और इसके साथ ही और सोना और चांदी पे कस्टम ड्यूटी कम करके इन्होंने आम आदमी को भी जो है सोना चांदी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, जो अभी गवर्नमेंट द्वारा जो बजट पेश किया गया है 2021 का, वो बिल्कुल ही निराशाजनक है। मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी की दृष्टिकोण से ये बजट बिल्कुल बेकार बजट है। कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसका आप देख सकते हैं महंगाई डे बाई डे बढ़ती जाएगी। आप खुद जानते हैं, अभी कोरोना काल था, 6 महीने तक व्यापारी के साथ पहले धंधा नहीं था। उसके बाद भी खर्चे पानी इतने बढ़ चुके थे कि व्यापारी कहाँ तक बोझ उठाए उसका। हमें आशा थी कि जो बजट निकालेंगे उसमें कोई राहत हम लोगों को मिलेगी, ड्यूटी टैक्स कम होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट मिलने को मिलेगा। लेकिन ड्यूटी टैक्स बढ़ा दिया इन लोगों ने। आप खुद जानते हैं कि हर चीज़ महंगाई हो रही है, टैक्स बढ़ेगा, चीज़ महंगी होगी नॉर्मल से ज़्यादा। पेट्रोल की रेट इंक्रीज़ होगी, गैस सब्सिडी सब चीज़ महंगा हो जाएगा, तो व्यापारी कहाँ तक बोझ उठाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि डिजिटल इंडिया बनाइए आप लोग, हर एक इंसान मोबाइल लैपटॉप सब यूज़ करता है। अब उसके रिपेयरिंग के लिए कहीं भी कोई जाएगा तो ड्यूटी टैक्स बढ़ेगा उसके अंदर। बजट के हिसाब से पहली बात तो पेट्रोल डीज़ल सस्ते होने चाहिए। पेट्रोल और डीज़ल से ही मेन हमारा लोगों पे भार बढ़ता है, एक ये होना चाहिए। दूसरा बात है कि जो बैंक चार्जेस होते हैं, बैंक आए दिन कोई ना कोई चार्जेस बढ़ाती रहती है, उसमें कुछ कटौती होनी चाहिए हिसाब से। और जो प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, इंडिया में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर वही हम महंगा करते जाएंगे बजट के नाम से, तो हमको फिर चाइनीज़ लोगों को सपोर्ट मिलता है कि लोग फिर चाइनीज़ माल ख़रीदते हैं, सस्ता माल ख़रीदते हैं। तो उसमें अगर थोड़ा कम होगा इंडिया वाले प्रोडक्ट में तो हमें उससे राहत मिलती है। प्लस जो कच्चा माल बनता है, कच्चे माल में भी सस्ता होना चाहिए माल। जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर कच्चा माल सस्ता पड़ेगा तब वो सही रेट पे दे पाएंगे, वरना फिर चाइनीज़ को अपन सपोर्ट करेंगे इस तरह। तो बजट में व्यापारियों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन निराश हो गया व्यापारी को कोई राहत नहीं थी किसी प्रकार की थी। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे कर दिए, डीजल पेट्रोल भी महंगे करने की सोच रहे हैं ये लोग। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है, तो व्यापारी तो निराश हो गया ना। मीडियम क्लास ज़्यादा निराश हुआ गरीब वर्गों को, छोटे व्यापारियों को, और जो मतलब योजना इस तरह की हो कि क्रियान्वित हो जाए और मतलब आम आदमी का जीवन
सुदृढ़ हो जाए। जैसे जैसे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणाएं करती जा रही थी, वैसे वैसे स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम में विशेषज्ञ अपनी अपनी राय इन घोषणाओं पे दे रहे थे, बताते जा रहे थे किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। ठीक है, धन्यवाद। आपने निश्चित रूप से इन सब चीजों के लिए बोला। हमारे साथ में जयपुर से गोपाल दत्त जी शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। गोपाल दत्त जी शर्मा साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि इसे आप, क्योंकि आपने चार्टेड अकाउंटेंट रहे हैं, आपने सब विषयों को अपने ढंग से देखा है, तो एक बार आप इस बारे में आप जानकारी दें कि आप इस बजट को किस तरीके से लेते हैं। जी जी गोपाल जी, भाई साहब, गोपाल दत्त जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार कमल जी, नमस्कार स्वामी चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार। यह हेलो, हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है जी। हेलो, हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है। ऐसा है, ये वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन देके शुरू किया है। बजट का विशेष जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है, पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा बजट एलोकेशन किया गया है। भविष्य की को देखते हुए बजट बनाया गया है। इस बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर 54,000 करोड़ रुपए का एलोकेट किया है और टोटल बजट साइज भी बहुत बड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा इनडायरेक्ट रूप से रोजगार सृजन करेगा। डायरेक्ट रूप से बजट को देखते हैं तो आम आदमी को क्या मिला, इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंज हुआ, सीनियर सिटीजन को 75 साल से ऊपर को दिया तो उससे केवल पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम वाले को दिया। तो ये तो छोटी चीजें हैं जो बहुत डायरेक्टली आम आदमी देखता है, लेकिन बजट के ऊपर चीज वो ये है कि पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जी, चाहे वो हो, चाहे मेट्रो रेल की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, जिससे कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर जो छिपी हुई चीज है वो ये है कि जो रोजगार डेवलप होगा वो इसी के माध्यम से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से होगा। रेलवे के अंदर भी जो बजट एलोकेशन किए गए हैं उसका फोकस भी जो रेल नेटवर्क को बढ़ाने का है, हाईवेज को बढ़ाने का है। तो आप जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे ना तो आपके सामाजिक ढांचा सुधर पाएगा। आज किसान की बात करें चाहे किसी की भी बात करें, अगर उसके पास में भेजने के लिए साधन नहीं है, माल भेजने का साधन प्रॉपर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो रही है, जिसके ऊपर फोकस पिछले बजट में भी था। बजट का फोकस उस पे ही है। डिसइन्वेस्ट का भी जो है वो भी एक तरह से अच्छा डिसीजन है। इस तरह से अच्छा डिसीजन है क्योंकि जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है या इवन आपके परफॉर्मिंग एसेट्स भी है, लेकिन गवर्नमेंट का ये बिजनेस नहीं है कि वो बिजनेस करे, आप उसी पैसे को दूसरी तरफ लगा सकते हैं। लैंड मोनेटाइजेशन का डिसीजन है, वो भी एक अच्छा डिसीजन है, जिससे कि पैसा सरप्लस मार्केट इन योजनाओं के लिए आएगा। जो LIC का IPO आ रहा है तो अगेन गवर्नमेंट के पास में फंड्स अच्छा खासा आएगा, FDI भी आएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में जो बढ़ाया गया है FDI का, उसके भी दूरगामी परिणाम आएंगे। आप पहुंचने की स्थिति आएगी। जी, एक बार मैं राजीव जी हमारे साथ में जुड़े हैं। राजीव जी, रोजगार का सृजन होना है जी जी। तो मेरे कैपिटल गेन ये भी बढ़ाया, दोनों भी बढ़ाया है। अगेन मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा भाई साहब, 1 सेकंड। तो हेमंत भाटी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हेमंत भाटी जी, आप इस बजट को किस मेरे हिसाब से देखिए कमल, वैसे मैं बजट को एक मोटे तौर पे देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि एक आम जन को ये फायदा देने वाला बजट है। मात्र इसमें घोषणाएं हैं और कई योजनाएं ऐसी जिनका नाम बदल के उन्हें दोबारा प्रस्तुत किया गया है।
मेन तो इन्होंने उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। हालांकि ये कह रहे हैं कि एफडीआई को 49% से बढ़ा के 74% किया है। मैं कहता हूँ 49% के अंदर ही इन्हें इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिले थे तो 74 करने का औचित्य क्या है? भारत देश के अंदर जो उद्योग चल रहे हैं उनको संभालने की बजाय आप फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आने पर फोकस कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इससे नीति जो है आपकी काम करेगी। दूसरा, मजदूर वर्ग के लिए इन्होंने कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ खुलासा नहीं किया है कि उनको क्या देंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे, और इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसका इसमें कोई खुलासा नहीं है। हालांकि इन्होंने कहा है कि पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर आरटीआर नहीं है, मगर उनकी संख्या बहुत कम भी होती है। साफ तौर पर आम जनता को फायदा पहुंचाने वाला ये बजट नहीं रहा है। मात्र एक औपचारिकता बजट को जो पेश करने की होती है कि भाई करना ही है, उस तो औपचारिकता को मैं सिर्फ पूरी की जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से आपने अपनी बात को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत भाटी जी हमारे साथ में जुड़े थे, मैंने शायद रोक दिया था 1 मिनट के लिए। गोपाल जी आप कुछ बात कर रहे थे बंधु, आपको मैंने 2 मिनट, क्योंकि वो वहां से हमारी व्यूअरशिप में जो हमारे अजमेर के जो लीडर हैं उनसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आप अपनी आवाज चालू करके हाँ बात करें जी, बोले आवाज। यदि अपनी बात अपनी रह गई है तो आप पूरी कर लें जी। जी गोपाल जी। शायद गोपाल जी तक हमारी वो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं गिरधर तेजवानी जी से निवेदन करूंगा कि गिरधर तेजवानी जी आपने जो बजट देखा, आपने क्योंकि पत्रकारिता में इतने सारी सब चीजों को देखा है, आप इस बजट को किस तरीके से लेते हैं इसके बारे में एक बार आप जानकारी दें जी। जी नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आज के पैनल में वित्तीय मामलों के अच्छे जानकार हमारे बीच मौजूद है, तो उससे हमारे आम दर्शकों को उसका लाभ मिलेगा कि बजट किस तरह का है। क्योंकि हमारे बीच वित्तीय मामलों के अच्छे जानकार लोग मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी प्रतिक्रिया के बजाय मैं एक आध सवाल ऐसा करना चाहता हूं ताकि आम लोगों को पता लगे, जिसके बारे में लोगों को बहुत जिज्ञासा है। मैं जो है गोविंद जी राज से निवेदन करूंगा, मेरे 2-3 सवाल हैं जिनके बारे में आप लोगों को जिज्ञासा है, खास करके इस बजट में। एक तो ये इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको लेकर जो अपेक्षाएं थी लोगों की, उसमें क्या हुआ है इस बजट में, एक बात ये। भाजपा के साथ कांग्रेस भी अपना मेयर बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि वो वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके अपने मेयर पद का दावा प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि कांग्रेस भी मेयर पद पर अपना दावा रखती है। इसके लिए वरिष्ठ प्रदेश के नेताओं से सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा। पार्टी उचित कैंडिडेट उतारकर जनता के सामने मेयर का दावा रखेगी। देखिए, मैं चर्चा करूंगा हमारे बड़े नेताओं से, और वैसे तो जो कांग्रेस के हमारे साथी थे जिन्होंने निर्दलीय के रूप में भरा, नाराजगी उनके अंदर थी, तो ऐसे भी हमारे 10 तो कांग्रेस के साथी हैं जो कि जीत के आए, जो हमारे साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस में अटैच थे। और जो हमारे ओपन वार्ड हमने छोड़े थे 3 वार्ड, तो उन 3 वार्डों के अंदर ओपन छोड़ा था, तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम कांग्रेस पार्टी नहीं है। उसका अंदर ये था कि ओपन में था, जो भी हमारा व्यक्ति है उसका हम कांग्रेस में स्वागत है, तो उन लोगों का भी हमारा जो है संपर्क किया जाएगा। वो भी लोग हमारे ही लोग हैं, क्योंकि हमेशा हम उनके साथ रहें और वो भी हमारे साथ रहें। तो इस तरह हमारे वो लोग भी हमारे साथ आएंगे और इस पर हम विचार करेंगे कि आगे हमें जो है 100% ये तो है कि हम हमारा जो है प्रत्याशी के रूप में किसी को रखेंगे, लेकिन और हमारी अब कैसे संख्या बल को हम इसमें जोड़ सकते हैं और हम कैसे अपना मेयर बना सकते हैं, इसके लिए हम हमारी रणनीति तैयार है। वहीं कांग्रेस के हेमंत भाटी ने कांग्रेस से दिए गए टिकटों पर सवालिया निशान उठाया। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का बोर्ड बनना लगभग तय हो चुका है, गिनती के आधार पर भी हम देखें। और जिस तरह से कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसका जो एक मुख्य कारण है वो ये है कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए लोगों को टिकट दिया गया, जिनका धरातल पर कांग्रेस का इतना ज़्यादा महत्व भी नहीं था। और उन्हीं लोगों को टिकट देने की वजह से एक सिरे से कांग्रेस हारती चलेगी। और इस गुस्से की वजह से जब जो कार्यकर्ता डिज़र्व करता था उसको टिकट नहीं मिला, तो कई बागी के रूप में भी खड़े हुए और उनका वहाँ पर आधार था और उन्होंने जीत भी दर्ज की निर्दलीय के तौर पर। बिल्कुल, मैं शुरू से यही बात टिकट मिलने से पहले ही मैंने ये बात कही थी कि अगर ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा।
मगर जिस तरह से भी पर्यवेक्षक वगैरह आए और उनकी भूमिका जो उन्होंने निभाई वो साफ तौर पर देखने मिल रहा है कि जिन पूर्व नेताओं के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उनके कहने पर जितने टिकट दिए उन सबको हार का सामना करना पड़ा। रामगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने थाने पर हंगामा करके हत्या का केस दर्ज कराया है। रामगंज थाना पुलिस ने बताया कि सोमलपुर के रहने वाले सद्दाम ने थाने पर प्रस्तुत होकर रिपोर्ट दी है कि उसका भाई आमीन मदीना नाम के व्यक्ति के घर गया था, जहां उससे संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया। सद्दाम के परिजनों ने शव थाने लाकर हंगामा किया, साथ ही आमीन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया। सोमलपुर के सद्दाम नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है कि उसका भाई आमीन कल मदीना के घर गया था और रात्रि में मदीना ने फिर उसको फ़ोन करके बताया कि उसके भाई की डेथ हो गई है, जिस पर उसे हॉस्पिटल ले गए थे, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, मोर्चरी में रखवा दिया गया था। अभी उन्होंने उस मदीना के खिलाफ हत्या की आशंका की रिपोर्ट दी है, जिस पर 302 में प्रकरण दर्ज कर लिया अनुसंधान के बाद। केंद्रीय पेंशनर एसोसिएशन की राजस्थान के बैनर तले 1 फरवरी को पेंशनर कर्मचारियों द्वारा विरोध दिवस मनाया गया। ये विरोध दिवस उनकी 14 सूत्रीय मांगों पर ध्यान न देने को लेकर मनाया गया। केंद्रीय सरकार पेंशनर एसोसिएशन के कन्हैया लाल ने बताया कि सरकार इनकी 14 सूत्री मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसमें बकाया डीए रिटायरमेंट, ग्रेजुटी, मेडिकल भत्ता, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना जैसी मांगों को लेकर आज 1 फरवरी को अजमेर शाखा पर धरना प्रदर्शन देकर विरोध दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, सभी पेंशनरों की हमारी 14 मांगों के ऊपर विरोध दिवस मनाया जा रहा है। इसका निर्णय पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ये मनाया जा रहा है विरोध दिवस। आज हमने भी यहाँ अजमेर, जो अजमेर जिले की शाखा है हमारी, इस शाखा के तत्वाधान में आज हमने विरोध दिवस मनाया है। और इसके अंदर हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारी पेंशन जो उसमें 50 के बजाय 60% दिया जाए और हमारे जो कम्यूटेशन है 15 साल में 10 साल किया जाए। मेडिकल अलाउंस हमारा 1,000 के बजाय 2,000 किया जाए। ऐसे कुल मिला के हमारी 14 मांगे हैं आज के लिए। और हमारी मांगे आगे जो केंद्र का निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दिल्ली स्तर पर निर्णय लिए गए हैं और हमारी जो केंद्रीय यूनियन है दिल्ली के अंदर, वही लोग हमें जो निर्देश देंगे वैसा हम करेंगे। आज जितना निर्देश था उतना हमने कर लिया। शहर के अधिकतर पार्षद जहां बाड़ेबंदी में व्यस्त हैं और कुछ पार्षद बनने के बाद जीत की खुमारी में चूर है, वहीं एक पार्षद ऐसी भी है जो शहर में पहले ही दिन अपने कार्य दिवस पर जनता की सेवा में जुट गई। निर्दलीय पार्षद काजल यादव की जीत के बाद काजल यादव जो कार्य दिवस के पहले दिन सूर्य उदय के साथ जनता के लिए सेवा देने का कार्य कर रही है। काजल यादव ने अपने पहले कार्यकाल का शुभारंभ गुरुद्वारा प्रकाश रोड गुरुद्वारे के सामने टूटी हुई सड़क के निर्माण कार्य से किया। साथ ही पार्षद काजल ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार जताया। वे जनता के विश्वास पर सदैव खड़े रहने की बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वार्डवासियों को, जिन्होंने इतना प्यार हमें वोटों के रूप में दिया और हमें विजयी बनाया। और इसकी जिम्मेदारी हमको एहसास दिलाती है, तो उसके लिए आज हमारे कार्य दिवस का पहला ही दिन है, तो इससे ही हम शुरुआत कर रहे हैं। आज पीछे गुरुद्वारे की तरफ पाइपलाइन दुरुस्त थी, काफ़ी टाइम से क्षतिग्रस्त थी, उसको दुरुस्त करवाने का काम भी किया था और उसके चलते हुए ना रोड बहुत क्षतिग्रस्त हुआ था, लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज इसकी मरम्मत करवाई है और ताकि लोगों को आवाजाही में कोई भी कठिनाई ना हो, और इसी के चलते हुए ये पहला काम है हमारा और आगे भी और काम करेंगे।